हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आज से शुरू कर रहा हूं। आज 31 अगस्त 2021 है और क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी के मेरठ की सभी क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जो है, क्योंकि इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप जिन स्टूडेंट्स ने बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के और जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके भी सब्जेक्ट स्टार्ट कराऊंगा थर्ड ईयर के, और जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके भी सब्जेक्ट्स स्टार्ट कराऊंगा। आज जो है मैं स्टार्ट करा रहा हूँ बीकॉम थर्ड ईयर में CCS यूनिवर्सिटी में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपका सब्जेक्ट है, तो उसका स्टार्टिंग का आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपनी अकाउंट्स का, इशू ऑफ शेयर्स का। तो इसमें सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपको ऑनलाइन स्टार्ट करा रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स जो हैं मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो बस आपने मान के चलें कि आपके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो या ना हो, लेकिन मैं जो है अब आपको जो है पढ़ाई स्टार्ट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको जो है थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बिना थ्योरी के एक्सप्लेन किए, क्योंकि MCQs का पैटर्न है BA, BCom, BSc थर्ड ईयर में CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में, और MA, MCom सेकेंड ईयर में, वो भी प्राइवेट में, उसमें आपका जो है वो MCQs का पैटर्न है, ठीक है। तो चैप्टर मेरे पूरे रेडी कर रखे हैं, जैसे यही वाला चैप्टर है। तो हालांकि ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में तैयार किया है, लगभग जो है 150 के आसपास का चैप्टर है। इसमें जो मैंने MCQs भी प्रिपेयर किए हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर करे हैं। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं वो मेरे साथ MCQs का जो है वो स्टडी कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स। मैं अब टीचमेंट पर भी स्टडी कराऊंगा, आपको मैं उसकी ID भी जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप टीचमेंट की मेरी क्लासरूम की ID भी जो है वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कराऊँगा। तो इसमें मैं आपको MCQs भी करवाऊँगा, ट्रू फॉल्स भी करवाऊंगा, और जो एक नंबर के जो क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो वो भी जो है मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। उससे आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे और आपके जो भी कोई कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्योंकि मेरे पास तो डिटेल में पूरा चैप्टर है, मैं कई पार्ट्स में तैयार करी है मैंने PDF फाइल। तो ये तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। जैसे मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई बुक भी अगर लिखता हूँ तो मैं पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखता हूँ कि उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो क्या क्या स्टडी करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे मेरे साथ, देखिए थ्योरी पोर्शन तो मैं आपको पूरा कराऊँगा, और जो स्टूडेंट्स जो है PDF फाइल भी लेना चाहते हैं मुझसे कंप्लीट चैप्टर की, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वो मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल शाम 5 बजे के बाद किया कीजिएगा, है ना, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज में होता हूँ मॉर्निंग में, तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है थ्योरेटिकल स्टडी के नाम से, है ना, विद MCQs, तो आप उसमें ये सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब क्या है इस चैप्टर में, तो कंपनी के अर्थ और विशेषताएँ हैं, कंपनी के प्रकार, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, अंशों का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंशों में अंतर। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना देख सकते हैं क्योंकि हेडिंग मैंने दोनों में दी हैं। अंश पूंजी की अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, अंश पूंजी का कंपनी की स्थिति विवरण में प्रकटीकरण, आरक्षित पूंजी एवं पूंजीगत संचय में अंतर, अंशों का निर्गमन एवं आवंटन, ठीक है, इंग्लिश में हम अलॉटमेंट बोलते हैं और निर्गमन को इशू कहते हैं, अंश पूंजी का निजी एवं सार्वजनिक निर्गमन, स्वीट इक्विटी शेयर्स, अंशों का सममूल्य पर एवं प्रीमियम पर निर्गमन, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, अदत्त याचनाएं और उन पर ब्याज, है ना, कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट थियरऑन, अग्रिम याचनाएं और उन पर ब्याज,
कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट दियरऑन, अति अभिदान एवं न्यून अभिदान जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, और अंशों का अपहरण एवं पुनर्निर्गमन, फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट में भी है और बीकॉम में तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छा वो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो तो स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से स्टार्ट है ना। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं पर है। तो इसको मैंने, ये मेरे पास हिंदी मीडियम में भी मैटर अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी मैटर अवेलेबल है मेरे पास में ये। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है ये थ्योरी दी गई है। तो मैं आपको जो है थ्योरी भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। एक तरीके से आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। मैं इसको पढ़ाता तो टीच मिनट पर, बट अभी थोड़ा सा बच्चों ने आईडी नहीं ज्वाइन करी है मेरी, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देना शुरू करूँगा। तो हम टीच मिनट पर भी इसी तरीके से स्टडी करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप लोग बीकॉम थर्ड ईयर में, कहीं कहीं पर बीकॉम सेकेंड ईयर में भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स के नाम से पेपर है, तो बात एक ही है। तो सबसे पहले कंपनी का मीनिंग मैं बता दूं कि कंपनी क्या है। देखिए, हिंदी में बताऊंगा तो हिंदी मीडियम के बच्चों की भी बहुत कंप्लेंट रहती है कि सर हिंदी में आप जो है नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का मीनिंग जानेंगे ना, कंपनी क्या होती है, उसका अर्थ क्या है। तो कंपनी का मीनिंग है कि व्यवसायिक संगठन के एकाकी स्वामित्व और साझेदारी प्रारूप का एक बड़े व्यवसाय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे कि सीमित पूंजी और सीमित प्रबंधकीय योग्यता, असीमित दायित्व और अन्य कमियां। इसलिए व्यवसायिक संगठन को एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी प्रारूपों की कमियों को दूर करने के लिए व्यवसायिक संगठन का कंपनी प्रारूप अस्तित्व में आया। ठीक है, ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम कंपनी के मीनिंग की बात करें तो एक कंपनी जो होती है वो कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है, जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होता है और उसका उद्देश्य व्यवसाय करना होता है, यानी कोई ना कोई बिजनेस करना होता है। जो कंपनी होती है वो ऐसी नहीं बनती, कंपनी को बहुत सारे जो लीगल प्रोसेस होती हैं और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, तो तब जाकर के जो है वो एक कंपनी जो है वो तैयार होती है। अगर इनकी डेफिनेशन एग्ज़ाम में आती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जस्टिस लिंडले के अनुसार ये आप डेफिनेशन ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में कि कंपनी बहुत से व्यक्तियों की एक संस्था है जो कि द्रव्य या द्रव्य के बराबर का एक अंशदान या संयुक्त कोष में जमा करते हैं और इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। देखिए, ये जितने भी विद्वान हैं ना या प्रोफेसर्स हैं, हम इनकी डेफिनेशंस के वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इनकी डेफिनेशन हमें इसी तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी जैसी डेफिनेशन इन्होंने दी है। तो जस्टिस लिंडले की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आती है एमसीक्यूज़ में, है ना। और सेकंड, ये जो प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन है ये भी बहुत आती है कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका पृथक अस्तित्व, निरंतर उत्तराधिकार और एक सार मुद्रा होती है। A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। एक कॉमन सील होती है कंपनी की, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका एक अपना जो है सेपरेट ही अस्तित्व होता है ना। चलिए, तो अब इसकी हम डेफिनेशंस की बात करते हैं कि इनको हम थोड़ा सा वर्ड्स में चेंज भी कर सकते हैं और इनको हम समझा भी सकते हैं कि कंपनी की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर 5-6 विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, एक चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं ये कोई थ्योरी आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ भी इसी में से प्रिपेयर होंगे। अगर आप मेरी समझाई हुई बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसकी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप एमसीक्यूज़ अपने आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ही हेल्प मिलेगी अगर आप ये मेरा लेक्चर सुनेंगे
तो जैसे क्लास में समझाते हैं, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन भी ऐसे ही समझा दूँ, कि यहाँ थोड़ी सी बोर्ड की सुविधा होती है क्लास में। चलिए, तो इसका मतलब कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो एक कानूनी व्यक्ति है और इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है, बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है। कंपनी जो है वो अपने नाम से जो जितनी भी एसेट्स हैं, संपत्तियां, उनका सेल भी कर सकती है और उन एसेट्स को परचेज भी कर सकती है। कंपनी अपने नाम से कोई बैंक में अकाउंट भी ओपन कर सकती है और कंपनी अपने नाम से कोई अनुबंध यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वो कर सकती है, क्योंकि इसका जो होता है वो एक पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, पृथक अस्तित्व। इसलिए कंपनी का कोई भी ऋणदाता अपने ऋण को वसूल करने के लिए केवल कंपनी पर ही वाद कर सकता है, इसके किसी सदस्य पर नहीं। मतलब कि अगर कंपनी का कोई भी जो ऋणदाता है जिसने कंपनी को ऋण दिया है, अगर उसका कोई ऋण उसको वसूल करना है, लोन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अगर उसकी रिकवरी करनी है तो वो केवल कंपनी पर ही वो कोई केस कोर्ट में कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के मेंबर पर नहीं कर सकते। ठीक है। स्थायी जीवन, परपेचुअल एक्सिस्टेंस। अब मतलब यह कि कंपनी का जो जीवन काल होता है, मतलब जितने समय तक कंपनी चलती है, तो कंपनी के जीवन काल पर इसके सदस्यों का अवकाश ग्रहण, मृत्यु, पागलपन और दिवालियेपन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए किसी एक मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो कोई नया मेंबर आ जाएगा। किसी एक मेंबर अगर रिटायर हो जाता है, जैसे आप जॉब में देखते हैं कि एक पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसकी बजाय जब वो रिटायर होता है तो दूसरा पर्सन नौकरी पर आ जाता है। और कोई अगर दिवालिया हो जाता है, दिवालिया का मतलब कि वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब उसकी लाइबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो लाइबिलिटीज़ है ना, उसके दायित्व जो होते हैं वो उसकी संपत्तियों से, एसेट से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। तो जो अंशधारी हैं, इसको इंग्लिश में हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं और कंपनी जो होती है वो हमेशा के लिए चलती रहती है, जब तक कि कंपनी अधिनियम या कंपनी एक्ट के अनुसार इसका समापन ना कर दिया जाए। ठीक है, इसको समाप्त ना कर दिया जाए कंपनी अधिनियम के हिसाब से। थर्ड है कि सीमित दायित्व, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के जो अंशधारी हैं उनका दायित्व उनके अंशों के अदत्त मूल्य, जो अनपेड वैल्यू होती है, केवल उन तक ही सीमित होता है। ठीक है। अब इस लाइन का मतलब के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल है कि यदि किसी कंपनी के एक शेयर का अंकित मूल्य यानी कि जो फेस वैल्यू है, उसे हम एट पार भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, अगर वो 10 रुपये है और यदि किसी अंशधारी ने पहले ही 8 रुपये पेड कर दिए हैं, चुका दिए हैं, तो उससे 2 रुपये प्रति अंश से अधिक नहीं मंगाए जा सकते, क्योंकि जो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो केवल 10 रुपये है, तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मंगाए जा सकते। ठीक है ना। सार मुद्रा, कॉमन सील। तो यदि एक कंपनी जो होती है वो अपनी सार मुद्रा भी रख सकती है, कॉमन सील भी रख सकती है और नहीं भी, तो ये जरूरी नहीं होता। यदि यह सार मुद्रा रखती है यानी कॉमन सील रखती है, तो यह कंपनी के सभी भी जो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं यानी कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उस पर ये अंकित भी होनी चाहिए। फिफ्थ इसकी जो विशेषता वो है अंशों की हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि कंपनी की जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, वो हिस्सों में विभाजित होती है, ये आप सब जानते हैं, और प्रत्येक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है और प्रत्येक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। ये अंश जो होते हैं वो कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से जो है बिल्कुल हस्तांतरणीय होते हैं। ठीक है। चलिए, 6 क्या है, इसकी जो फीचर्स है, विशेषता है कि प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब इसका मतलब क्या है, अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो इस पे MCQs आता है कि कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तो अंशधारी होते हैं।
लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो प्रायः बहुत अधिक होने के कारण ना तो ये संभव ही है और ना ही ये ठीक भी कि सभी अंशधारी कंपनी के प्रतिदिन के प्रबंध में भाग ले सकें। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये संभव नहीं होता है ना कि सभी जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के जो डेली का जो मैनेजमेंट होता है वो उसमें हिस्सा ले सकें। तो इसलिए कंपनी का जो प्रबंध है वो अंशधारियों द्वारा चुने गए जो संचालक मंडल है, इंग्लिश में हम उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, तो वो उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 नहीं है तो हम कंपनी अधिनियम 2013 ही पढ़ेंगे। हम जो भी कोई यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स की स्टडी करेंगे पूरे सब्जेक्ट की, तो वो कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से ही करेंगे। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। ठीक है। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, असीमित कंपनी। दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसे हम गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। और तीसरी होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, है ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये जो लास्ट वाली कंपनी है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, तो ये जो है 3 तरह की होती है। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। एक प्राइवेट कंपनी हो गई, एक पब्लिक कंपनी हो गई और एक 1 पर्सन कंपनी हो गई, एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है। पब्लिक कंपनी को हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को हिंदी में कहते हैं निजी कंपनी। तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब ये चार्ट से बताया तो चार्ट से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। अब इनमें भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, असीमित कंपनी, अब उसका मतलब क्या है, हमें मीनिंग भी उसका पता होना चाहिए। तो असीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है कि जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई भी सीमा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कंपनी को कोई हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है और कंपनी की संपत्तियां उनके जो ऋण हैं, जो लोन हैं, उनको चुकाने के लिए अपर्याप्त है, मतलब कि वो उनसे कंपनी की उन संपत्तियों से जो ऋण हैं उनको चुकाया नहीं जा सकता, ऋण ज़्यादा हैं और जो एसेट्स हैं वो कम हैं, तो लेनदारों के दावों को यानी कि क्लेम को चुकाने के लिए सदस्यों की निजी जो संपत्ति होती है, जो उनकी पर्सनल प्राइवेट एसेट्स होती हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि कंपनी अधिनियम इनके निर्माण की अनुमति देता है। ठीक है। क्योंकि ऐसी कंपनियों में जो जोखिम होता है, जो रिस्क होता है, वो बहुत अधिक होता है, इसलिए ये भारत में नहीं पाई जाती। तो यहाँ अगर MCQs आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां भारत में नहीं पाई जाती, तो वहाँ पर आप MCQs में आंसर टिक लगाएंगे कि असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनीज, राइट। सेकंड होती है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंपनी में कंपनी के जो समापन की दशा होती है, इंग्लिश में लिक्विडेशन बोलते हैं, समापन की दशा में की दशा में जो सदस्यों का दायित्व है वो उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। तो सदस्यों का दायित्व केवल कंपनी के समापन की दशा में ही उत्पन्न होता है, यानी जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है, जब कंपनी ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ही वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। थर्ड है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दायित्व, उनके पास जो अंश हैं, जो शेयर्स होते हैं, तो उन अंशों के जो अंकित मूल्य होता है, उसे हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, तो वो उस तक ही सीमित होता है। यदि किसी सदस्य ने अपने अंशों की जो पूर्ण राशि है, यानी फुली अमाउंट को पेड कर दिया जाता है, तो उससे अगर वो फुली पेड कर देता है अब उस अमाउंट को, तो उससे और कोई राशि यानी और कोई अमाउंट जो है वो नहीं लिया जा सकता। ठीक है। यदि किसी सदस्य के पास आंशिक चुकता अंश हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो उससे कंपनी के जीवन काल में
अथवा समापन के समय में, यानी जब कंपनी चल रही है उस टाइम में भी और लिक्विडेशन के समय में अंशों की जो भी कोई बैलेंस अमाउंट होता है, शेष राशि होती है, तो वो मंगाई जा सकती है। ठीक है, ऐसी कंपनियों को हम पुनः निजी, सार्वजनिक एवं एकल व्यक्ति कंपनी में विभक्त किया जा सकता है। मतलब हम इन कंपनियों को, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, केवल इन्हीं कंपनियों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट कंपनी हो गई, एक पब्लिक कंपनी हो गई, और थर्ड 1 पर्सन कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में OPC भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आते हैं, अभी भी आए थे, और जो TGT PGT के जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं में से MCQs निकलते हैं। जैसे जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, तो एक तो आपको इस सेक्शन जरूर याद रखनी है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी वह है जो अपने पार्षद अंतर्नियम, देखिए 2 होते हैं, एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अपने पार्षद अंतर्नियम द्वारा इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर फर्स्ट है कि जो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हो, यानी कि जो उनको अपने शेयर्स को जो ट्रांसफ़र करने हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लगाती हो। सेकंड की सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करती हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपको प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की जो संख्या है वो 200 तक आपको टिक करना होता है कि 200 तक की सीमित होती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भूतपूर्व और वर्तमान कर्मचारियों को छोड़कर। ठीक है, थर्ड कि जनता को कंपनियों में प्रतिभूतियों, इंग्लिश में हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं प्रतिभूतियों को, इसका मतलब है कि अंशों या ऋण पत्रों को, डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए निमंत्रण देने पर भी प्रतिबंध लगाती हो। ठीक है, और प्रत्येक निजी कंपनी के नाम के अंत में जो भी कोई प्राइवेट कंपनी होती है उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ड है वो लिखना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है, सेकंड होता है इसमें पब्लिक कंपनी। अब इसकी भी आपको सेक्शन याद रखनी है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं है। ठीक है, जो एक निजी कंपनी नहीं है। अब इसमें देखिए डिफरेंस है, डिफरेंस मैं बता दूं बहुत ध्यान से कि जो निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसमें सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 2 होती है और अधिकतम संख्या 200 होती है। ठीक है, जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है और इनकी अधिकतम संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कितने ही हो सकते हैं, 200 से कम भी हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है वो जनता को अंश खरीदने के लिए, शेयर्स को परचेज करने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो जनता को, यानी लोगों को शेयर्स को परचेज करने के लिए निमंत्रण दे सकती है। ठीक है, ये बात हम अभी 2 मिनट पहले स्टडी कर चुके हैं। थर्ड है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उनके शेयर्स के ट्रांसफ़र करने पर, हस्तांतरण करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है तो सभी निजी कंपनियों के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं होता। जैसे मैंने आपको 2 बताया, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये पब्लिक कंपनी के लिए बनाना जरूरी नहीं होता। यदि अंतर नियम रजिस्टर्ड ना कराए जाएं
तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची फर्स्ट की जो टेबल F है उसके प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है। संचालकों की संख्या, अब जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने जरूरी हैं और जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। और लास्ट डिफरेंस ये है कि पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो आगे की स्टडी जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 था, आज आपकी क्लास 1 थी इसकी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।